हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई इवेंट ए है और कोई इवेंट बी है और इवेंट ए पहले अगर होता है और ये इवेंट बी बाद में होता है। जैसे ये अगर फर्स्ट नंबर पे होता है, ये सेकंड नंबर पे होता है, लेकिन इसके पहले होने की वजह से बी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो इफेक्ट हो, उस पर फर्क पड़े कि अगर ये इवेंट ना होता तो बी की प्रोबेबिलिटी कुछ डिफरेंट होती, और ये इवेंट अगर पहले हो रहा है तो बी की प्रोबेबिलिटी कुछ डिफरेंट है। जैसे रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट वाले आपको एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम तब यूज करते हैं जब दो इवेंट हो रहे हैं लेकिन पहले इवेंट जो हुआ है वो सेकंड पे इफेक्ट करता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का यूज कैसे करते हैं? जो इवेंट पहले हो चुका है, जैसे हमने ए को पहले लिया है तो ए को यहाँ लिखेंगे कि ये इवेंट पहले हो चुका है और इस इवेंट के होने पे बी पे कितना इफेक्ट हुआ है वो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, बी बाय ए नहीं बोलते, वैसे मैथमेटिकली सिंबल बाय का होता है, बट इसमें बी गिवन ए कि ए इवेंट पहले हो चुका है, बी इवेंट बाद में होगा, तो बी इवेंट पे ए का कितना इफेक्ट है वो कैलकुलेशन हम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इस बी गिवन ए। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैलकुलेशन करते कैसे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये वाली प्रोबेबिलिटी होती है, इसे डिवाइड करना होता है, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर लेना होता है। या कई बार ऐसे भी लिखेंगे तो ये सेम ही मीनिंग है, बी इंटरसेक्शन ए बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन तो सेम ही है। या ये दोनों इवेंट एक साथ होनी चाहिए, वो प्रोबेबिलिटी और फिर ए के होने की प्रोबेबिलिटी, ये इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। कुछ क्वेश्चंस करवाने थे आपको। एक बार बुक में देखते हुए क्वेश्चंस देख सकते हो, करवाने लायक इस टाइप के। चलो ये देखो क्वेश्चन देख, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग टू किंग्स फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड। टू किंग्स हमें ड्रॉ करना है फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, ठीक है। कार्ड इन टू कंसेक्यूटिव ड्रॉन, मतलब एक के बाद एक ड्रॉन किया है विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब हमने एक पैक ऑफ कार्ड था, उसमें से दो किंग ड्रॉ किए हैं, मतलब दो किंग बाहर निकाले, एक के बाद एक कंसेक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं करी। मतलब ये हमारे पास एक पैक ऑफ कार्ड्स हैं, इसमें बहुत सारे हमारे पास ये कार्ड्स हैं। एक कार्ड हमने किंग का बाहर निकाला, फिर उसको रिप्लेस नहीं करा, फिर दूसरा कार्ड किंग का बाहर निकाला, तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। हम ले लेते हैं कि जो हमने फर्स्ट कार्ड ड्रॉ किया है उसको ए से डिनोट करते हैं। जो फर्स्ट हमने किंग बाहर निकाला है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से डिनोट कर देते हैं फर्स्ट किंग को। तो फर्स्ट किंग हमने बाहर निकाला, किंग कितने होते हैं? 4। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं? 4। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। तो 4/52 हो जाएगा। अब हमने इसको रिप्लेस नहीं करा, फर्स्ट कार्ड जैसे हमने निकाला उसको रिप्लेस नहीं करा, तो टोटल 52 थे, टोटल कितने रह गए? 51। और एक किंग हम बाहर निकाल चुके हैं तो बाकी किंग कितने रह गए? 3 रह गए। तो अब दोबारा हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि हमने दूसरा किंग बाहर निकाला, रिप्लेसमेंट नहीं करी, इस चीज का ध्यान रखना। रिप्लेसमेंट नहीं करी तो टोटल कार्ड अब हमारे पास कितने हैं? 51। उसमें से किंग कितने हैं? 3। तो फेवरेबल केसेस कितने हैं हमारे पास? 3, और टोटल केसेस कितने हैं? 51। अगर हम रिप्लेसमेंट कर देते तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आती? 4/52। जैसे इसकी 4/52 आई है, रिप्लेस कर देते तो इसकी भी 4/52 थी, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम विद रिप्लेसमेंट करते, इसको विद रिप्लेसमेंट लेते तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास 4/52 आएगी। अब वापस रिप्लेस कर दिया तो टोटल कार्ड भी 52 हो गई, किंग भी 4 हो गई, तो बी की प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ जाएगी? 4/52, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोई इफेक्ट नहीं हुआ।
अगर ये वाला इवेंट पहले लेते ये बाद में लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था प्रोबेबिलिटी पे, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ा है। ये इवेंट पहले होने की वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हुई है। बी की प्रोबेबिलिटी इसलिए चेंज हुई है कि ये इवेंट पहले आ गया था और विदाउट रिप्लेसमेंट था, रिप्लेसमेंट नहीं करी, तो इसलिए इसमें चेंज आया है। तो ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंडर आता है। अब अगर हमसे यूं पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको हम डिनोट करते हैं। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करो, जैसे क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा था, क्वेश्चन में ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करो। अब देखो ये जो बी की प्रोबेबिलिटी है इस पे किसकी वजह से इफेक्ट हुआ है? वैसे तो अगर हम रेंडमली देखें तो बी की प्रोबेबिलिटी ये होनी चाहिए, लेकिन किसकी वजह से इफेक्ट हुआ है? ए की वजह से इफेक्ट हुआ है। तो ये जो हमने बी को ऐसे लिखा है इसके बजाय ये क्या लिखा जाएगा? बी गिवन ए, क्योंकि एक्चुअल में तो बी की प्रोबेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए थी, विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट तो हम बाद में लेते हैं। एक्चुअल में अगर हम देखें तो बी भी हमारा ये इसी प्रोबेबिलिटी को अगर हम बी पहले ले लेते तो ये प्रोबेबिलिटी डिनोट करता है। बी की प्रोबेबिलिटी में चेंज कब आया? जब हमने ये कंसीडर किया कि ए इवेंट पहले हुआ है। तो इसको हमें थोड़ा सा स्पेसिफाई करके लिखना पड़ेगा, अदरवाइज तो बी की प्रोबेबिलिटी हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको स्पेशल केस में कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि बी की प्रोबेबिलिटी हमें तब फाइंड आउट करनी है जब ए अकर हो चुका है और ए का इस पे जो इफेक्ट हो रहा है उसको हम साथ में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बजाय हम लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, मतलब ए इवेंट इसमें पहले हो चुका है। ये हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया है, इसमें ए इवेंट पहले हो चुका है, उसके बाद उसके इफेक्ट को कैलकुलेट करते हुए हमें बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बी पे ए का भी इफेक्ट हुआ है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल बी के लिखने की बजाय, क्योंकि सिंपल बी तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, सिंपल बी लिखने के बजाय हमें ये दिखाना है कि इस पर ए इवेंट का इफेक्ट हुआ है। तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? इसकी नोटेशन हम क्या लिखेंगे? बी गिवन ए, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/51। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 4/52 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए है 3/51। अब हमें पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से बी गिवन ए क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? ये कैलकुलेट करना है। तो इसको इधर ले जाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए बाय में इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए ये हमारे पास अवेलेबल है, हमने फाइंड आउट कर रखी है 3/51, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 4/52। इन दोनों की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी है, क्योंकि ये इवेंट इस पे डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी, अगर हमें इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो पहले हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर फर्स्ट इवेंट का सेकंड पे क्या इफेक्ट हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या है? डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, कि बी ए पहले हुआ है तो बी की प्रोबेबिलिटी चेंज हुई है। अब सेम केस में एक इंडिपेंडेंट का एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट होते, इंडिपेंडेंट मीन्स विद रिप्लेसमेंट होती, ना इसका इस पे इफेक्ट पड़ रहा ना इसका इस पे इफेक्ट पड़ रहा, कि हम पहले बी की प्रोबेबिलिटी ले लेते या पहले ए की प्रोबेबिलिटी ले लेते, रिजल्ट हमारा सेम आना था। तो इसलिए यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा तो ये इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी के अंदर आते हैं। इंडिपेंडेंट के अंदर आते हैं तो बी गिवन ए कुछ होता ही नहीं। अगर हम ये ले लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 4/52 है और हमने वापस कार्ड को रिप्लेस कर दिया, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, अगर ए हमारा वापस रिप्लेस हो चुका है तो बी पे तो कोई इफेक्ट करेगा ही नहीं वो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी? 4/52। अगर हमसे यूं पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वैसे तो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये होता है। ये फॉर्मूला हमने लिखा था। अब बी पे तो ए का कोई इफेक्ट हो ही नहीं रहा। अगर हम सिंपल बी की प्रोबेबिलिटी देखें या बी गिवन ए की प्रोबेबिलिटी देखें तो 4/52 ही आ रही है, सेम आ रही है, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो जब दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हो,
ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जब दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि पूछा जाए कि इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो कैसे पता चलेगा? ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आना चाहिए, तो हम कहते हैं वो इवेंट इंडिपेंडेंट है। मेन क्वेश्चन हमारा ये था, ऐसे सॉल्व करना था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ये बीच में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट आया तो मैंने इसका ये एग्जाम्पल दिया है, इंडिपेंडेंसी डिपेंडेंसी कैसे होती है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास 3 टर्म्स है, एक किंग और निकालते हैं हम, अगर यहाँ पे एक किंग और निकालते हैं या यहाँ पे एक और किंग निकालते हैं, ये चारों किंग निकालते हैं हम एक एक करके, तो हमारी प्रोबेबिलिटी और आगे एक्सटेंड होती है, चेंज होती है। वो कैसे होती है? जैसे अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी? जैसे ये क्या हुआ था, प्रोबेबिलिटी, जैसे अभी ये यहाँ पे हमने ऊपर क्या लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हमने क्या लिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर लें और ये क्या हो, इंडिपेंडेंट हो तो क्या आ जाएगा? पहले इंडिपेंडेंट के लिए देखो, इंडिपेंडेंट हो मतलब इनका एक दूसरे पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, तो क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। बट अगर ये डिपेंडेंट हो तो क्या फर्क पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फर्स्ट इवेंट हमने जो लिया है एज इट इज ले लिया, ठीक है। इसके बाद सेकंड इवेंट हमने बी लिया है, अब बी से पहले क्या हो चुका है? ए हो चुका है, तो ए का इफेक्ट होगा, ठीक है। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी पे किसका इफेक्ट होगा? ए और बी दोनों का इफेक्ट होगा। तो ऐसे ये कैलकुलेट करनी है हमें प्रोबेबिलिटी। जनरली आपको इंटरसेक्शन की बजाय प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखी हुई मिलेगी, तो इसका मतलब भी इंटरसेक्शन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू, ये सेम फॉर्मूला रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए बी। इसका मतलब ए तो हमारा फर्स्ट इवेंट था, उस पर बाकी पहले कोई इवेंट हुआ ही नहीं, तो इफेक्ट कैसे होगा? बी इवेंट हुआ तो उस पर ए का जो इफेक्ट हुआ है, क्योंकि डिपेंडेंट हमने ले रखा है, वो कैलकुलेट करना है हमें। अब इसके बाद सी इवेंट तो ए और बी दोनों के बाद हुआ है, तो ए और बी दोनों का इस पे क्या इफेक्ट हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अब यही सेम क्वेश्चन हम 3 बार ले लेते हैं कि 3 बार हमने किंग ड्रॉ की, किंग निकाले इसमें से, एक कार्ड में से, सॉरी पैक में से कार्ड के, और फिर हमने रिप्लेसमेंट नहीं करी। तो मान लो ये हमारे किंग है, किंग किंग किंग, और बाकी ये हमारे अलग कार्ड्स हैं। तो पहले हमने एक किंग को बाहर निकाला, इसकी प्रोबेबिलिटी, उसको डिनोट करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया हमारे पास? 4 नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है, टोटल नंबर ऑफ केसेस 52 है। अब एक किंग हमने बाहर निकाल दिया, रिप्लेसमेंट करी नहीं, तो अब हमारे पास कितने रह गए? 3 किंग रह गए, और टोटल कार्ड कितने रह गए? 51। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, बी गिवन ए क्यों लिखा? क्योंकि ए का इफेक्ट हो रहा है, हमने रिप्लेसमेंट नहीं करी, ए पहले आया है, उसकी वजह से इस पे फर्क पड़ रहा है। तो बी गिवन ए क्या हो जाएगा? 3 किंग रह गए हमारे पास, और टोटल कार्ड कितने रह गए? 51। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, वो भी हम ले लेते हैं कि तीसरा किंग हमने ड्रॉ किया है। अब इस पे किसका इफेक्ट होगा? ए और बी दोनों का इफेक्ट होगा। अब एक कार्ड हमने बी के लिए निकाल दिया था, तो अब किंग कितने रह गए? 2 रह गए, टोटल कार्ड्स कितने रह गए? 50 रह गए, तो ये आ जाएगा 2/50। अब अगर हमसे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की पूछी जाती है, तो वो क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 4/52 मल्टीप्लाई 3/51 मल्टीप्लाई 2/50। ये कैलकुलेशन हमें करनी है। अगर ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट होते तो किसी का किसी पे फर्क नहीं पड़ता, सबकी प्रोबेबिलिटी 4/52 आती, क्योंकि इंडिपेंडेंट का मतलब हम रिप्लेसमेंट वापस करते रहते। ये चीज क्लियर हुई? एक बार फिर इंडिपेंडेंट का बताती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने रिप्लेसमेंट नहीं करी, पहले एक किंग बाहर निकाला, एक तो कार्ड कम हो गया, एक किंग कम हो गया, तो दूसरे की जब हमने प्रोबेबिलिटी की तो पहले वाले इवेंट का इस पे फर्क पड़ रहा है। ये प्रोबेबिलिटी के आगे 3 किंग रहे थे हमारे पास, टोटल कार्ड 51 रहे थे, तो 3/51। फिर इसके बाद हमने दूसरा किंग भी बाहर निकाल लिया, इसके बाद हमने रिप्लेस नहीं करा तो 2 ही किंग बचे हमारे पास, टोटल कार्ड कितने बचे? 2 कार्ड बाहर आ गए, टोटल कार्ड 50 बचे। तो तीसरी बार किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी हमारे पास? 2/50, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अगर ये इवेंट होते इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या करते हैं हम
ये रिप्लेस कर देते हैं वापस। जैसे हमने एक के बाहर, ये हमारे पास 4 के हैं, हमने एक के एक बार बाहर लिया, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की उसकी 4/52 और के को वापस अंदर रख दिया। अब हम दूसरा के बाहर निकाल रहे हैं, दूसरा के बाहर निकाल रहे हैं। अब जब हमने इसको वापस ही अंदर रख दिया तो इसका तो इस पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, बी पे वापस रख दिया, 4 के 4 किंग हो गए, टोटल 52 ही कार्ड है, तो 4/52। और तीसरी बार हमने किंग बाहर निकाल, वो दोबारा की जो किंग बाहर निकाला तो वापस रिप्लेस कर दिया, वापस 4 किंग हो गए, टोटल कार्ड भी 52 है, तो ये अगेन 4/52। अगर इंडिपेंडेंट जो है इवेंट तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या इसको कई बार ए बी सी से भी डिनोट कर देते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये आ जाएगा 1/13 1/13 1/13, ऐसे कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट शायद आपको क्लियर हो गया हो। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इससे रिलेटेड, नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं।